नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ये जो क्लास हम करने जा रहे हैं ये ऑफलाइन क्लास है। 9 बजे मुझे कहीं जाना है और आज और कल ये क्लास आपको ऐसे ही मिलेगी। कारण ये है कि 9 बजे मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा इस कारण से, तो इसीलिए आपको इन्फॉर्म करना मैंने उचित समझा। तो 9 बजे की ये क्लास आपको मिलेगी रोज, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। कोई शंका समाधान होगा तो आप हमको बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट करके, या फिर हमको मैसेज करके। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। और 5 तारीख से हमारा प्रतिदिन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ये जो चलने वाला है पीसीएस का, प्रीलिम्स का, 5 मई से 5 जून के बीच में, इसके बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं 6307281212 पर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन करंट अफेयर के साथ। आज राष्ट्रपति पर प्रश्न हम देखेंगे। राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे एग्जाम्स में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ही प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं कौन कौन शामिल होता है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, ये प्रश्न है और इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दें। बताइए, उत्तर दीजिए। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल। तो संविधान का आप देखेंगे भाग 5 में जाएंगे। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 58 तक आपको संघ की कार्यपालिका का वर्णन मिलेगा और संघ की कार्यपालिका में यह स्पष्ट तौर से वर्णित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल व महान्यायवादी। राष्ट्रपति ही नहीं है, इसमें उपराष्ट्रपति भी होते हैं, तो ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका जो संघ की है उसमें कौन कौन शामिल है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, मंत्रिमंडल होगा और महान्यायवादी भी उसमें होते हैं। याद बस आपको ये रखना है, उपराष्ट्रपति भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड डायरेक्टली। और दूसरा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये दो बातें हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और ये जो निर्वाचक मंडल होता है, इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि दोनों सदनों के होंगे और कैसे सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। पहला ये ध्यान रखना। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होंगे, लेकिन विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये इसमें दो केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो एक तो पांडिचेरी और दूसरा दिल्ली, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा जो यहाँ की है उनके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। और निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ये गलत है, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या निकालने के लिए, यानी कि जो इनका निर्वाचन मंडल है उसमें राज्यसभा के जो सदस्य हैं, तो उनकी संख्या निकालने के लिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या से विभाजित करके क्या किया जाता है, मतलब एक फार्मूला होता है और उस फार्मूला में क्या 1000 से विभाजित किया जाता है कि 1000 से गुणा किया जाता है, या 100 से, या 1000 से, मतलब 2 डिजिट है, गुणा या भाग किया जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों का अगर आपको मतमूल्य निकालना है, विधानसभा के सदस्यों की मतमूल्य की बात हो रही है, तो इनका मतमूल्य अगर आपको निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, तो विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या निकालने के लिए उस राज्य की जो कुल जनसंख्या है, टोटल जो पॉपुलेशन है उस राज्य की, तो टोटल पॉपुलेशन उस राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या, मान लीजिए यूपी के बारे में, तो ऊपर पॉपुलेशन आप जो भी 20-22 करोड़ आप लिखिए और नीचे 403 लिखिए, अगर यूपी की बात की जाए, से विभाजित कर दीजिए और भागफल जो आए उसको 1000 से फिर और विभाजित कर दीजिए, इसको 1000 से फिर और विभाजित कर दीजिए। ये इसका फार्मूला होता है, गुणा नहीं करना है, भाग देना है
और भाग किससे देना है? 1000 से। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण करने के लिए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य जोड़कर उसमें क्या करते हैं? अब बात आ रही है कि संसद सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण कैसे होगा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का जो योग होता है उससे इसको भाग देते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य जोड़ लेते हैं, जैसे अभी ऊपर निकला था, तो मत मूल्य जोड़ दिया, और मत मूल्य जोड़ने के बाद संसद के दोनों सदनों में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके योग से उसको भाग दे दिया गया। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, एकल संक्रमणीय सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? आप सुनते होंगे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये चुनाव होता है। तो इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है? एकल संक्रमणीय सिद्धांत, यदि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हो तो मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए, एक प्रेफरेंस निर्धारित की जाए, वरीयता क्रम में मतदान किया जाए, और मतदाता मतदान पत्र में उम्मीदवारों का नाम या चुनाव चिन्ह के समक्ष अपनी वरीयता क्रम लिखें। मान लीजिए कि पहले है रामनाथ कोविंद जी, तो रामनाथ कोविंद है और जो लोग कैंडिडेट है एक्स वाई जेड, तो हो सकता है एक्स को कोई प्रथम वरीयता दे रहा है, दूसरा कोई रामनाथ कोविंद जी को दे रहा है, तीसरा यहाँ ऐसे चौथा। तो ये वरीयता दी जाती है ना। और अनुच्छेद 55 में ये वर्णित किया गया है कि मतदान गुप्त होगा, अनुच्छेद जो आर्टिकल 55 है। तो इसका मतलब होता है निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हो तो मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में किया जाता है, वोटिंग वरीयता क्रम में की जाती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही इसका मतलब है एकल संक्रमणीय सिद्धांत। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन सा नहीं है? राष्ट्रपति का चुनाव अगर आप लड़ना चाह रहे हैं तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, ये दोनों शर्तें होती हैं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हैं, जितनी भी उसकी योग्यता निर्धारण के लिए बातें कही गई हैं, तो आप योग्य हो, ये 3 बातें इसमें कही गई हैं। लेकिन संसद की किसी सदन का या किसी राज्य विधानसभा की किसी सदन का सदस्य हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो यही डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 58 में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी शर्तें दी हैं। आर्टिकल 58 में ये बात कही गई है। तो 58 में भारत का नागरिक हो, 35 साल का हो, राज्य सरकार या अधीन सरकार में किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो, एक बात इसमें ये भी कही जाती है, तो वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर या संघ एवं किसी अन्य राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो। जो ये नहीं माना जाएगा कि वो लाभ के पद पर है। आप जानते हैं कि लाभ का पद यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है, उपराष्ट्रपति पद पर है, संघ या किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में सदस्य है, तो उसको नहीं माना जाता है। तो लाभ का पद भी ध्यान रखिएगा, कंसीडर कीजिएगा उसको। और किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का किसी भी सदन हो, चाहे राज्य का हो चाहे वो आपका सेंटर का हो, तो उसका सदस्य जो है, कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित अगर होना चाहता है तो आप क्या करेंगे? राष्ट्रपति का चुनाव उसको लड़ा पाएंगे या नहीं, मतलब ऑन पेपर। तो राष्ट्रपति संसद की किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल की किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसका सदस्य होना जरूरी नहीं है, नहीं लड़ा सकते आप उसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लेता है और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में दिल्ली के उपराज्यपाल उसकी शपथ दिलाते हैं। भाई दिल्ली में वही रहता है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ही है, तो ये उपराज्यपाल वहीं पे रहते हैं, तो दिल्ली का ही मामला वहीं रहता है, तो इन्हीं को बुला लेते हैं। पहला तो ये बिल्कुल सही है। अगर ये न्यायाधीश नहीं होंगे, उपस्थित नहीं होंगे, तो ध्यान रखिएगा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा, जो सबसे सीनियर जज होगा, तो जो सबसे सीनियर जज होगा वो क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। तो पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 6 वर्ष की होती है। दूसरा है कि मंत्रिमंडल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद त्याग कर सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो एग्जैक्ट 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए चुना जाता है ना। 5 वर्ष की ही होती है, ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि जब मन होगा तो 6 साल पे चुनाव हो जाएगा, जब मन होगा तो 5 साल पे, तो ऐसा नहीं होता है।
5 साल उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, तो 5 साल की ही उसकी कार्यावधि होती है, पदावधि होती है। उपराष्ट्रपति को ये चाहे तो संबोधित करके अपने हस्ताक्षर के सहित लेख भरा त्याग पत्र दे सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के आरोप में उसको हटाया जा सकता है। लेकिन ये मंत्रिमंडल को ऐसा त्यागपत्र नहीं दे सकता है। दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट। महाभियोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगा सकता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लगा सकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 और 61 के उपबंधों के अनुसार महाभियोग के अलावा किसी और ढंग से नहीं हटाया जा सकता है, ऐसा वर्णित किया गया है। कोई और ढंग नहीं होगा। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा संकल्प पारित करना होता है, ऐसा है कि नहीं है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 14 दिन की लिखित सूचना देकर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर की बात इसमें की गई है, और इसके सदस्यों ने अगर हस्ताक्षर करके प्रस्तावना अंतर्विष्ट करने वाला संकल्प पारित कर दिया है, तभी ये हो पाएगा। अगर ये नहीं किया है तो नहीं हो पाएगा, है ना। 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प अगर पारित किया गया है तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां पर सारी बातें सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है, और संघीय कार्यपालिका की इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है या उसके नाम पर उसके अधीनस्थ पदाधिकारी करते हैं। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, बहुत बार ये पूछा गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती है। कहां पर? राष्ट्रपति में ही निहित होती है, मंत्रिमंडल में नहीं होती। तो ये पहला गलत हो गया। और संघीय कार्यपालिका की इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है या उनके नाम पर उनके अधीनस्थ करते हैं। उनके नाम पर मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हमारे चाचा जी विधायक हैं, उस तरीके से आप बोल के काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस के तहत सब कुछ होता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 74 को आप देखिए। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन तो राष्ट्रपति, बिल्कुल बढ़िया सही बात कही गई है, करता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पर नियुक्त करता है, यह भी बात सही है, जो कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, न कि उसका जो विवेक है। राष्ट्रपति के विवेक से यहां पर कोई मतलब नहीं है। जो बहुमत दल का नेता होगा, है ना, बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसको करता है, तो ये गलत हो गया। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर देगा। भाई नियुक्ति तो राष्ट्रपति के हाथ ही होगी, लेकिन सलाह इसमें प्रधानमंत्री देगा, जिसको चाहेगा प्रधानमंत्री उसको मंत्री बना देगा। तो बी ऑप्शन इसका असत्य है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त पदाधिकारी और अधिकारी, इन सब को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और इनको पद से हटा भी सकता है। जो भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो वो प्रसाद पर्यंत पद, उनको पदमुक्त भी वो कर सकता है। तो राज्यपाल को करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को करता है, महान्यायवादी को करता है, कायद को करता है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को करता है, मैंने बताया। लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री को डायरेक्ट ऐसे नियुक्त नहीं करता। और यहां पर भी जिसकी गवर्नमेंट बहुमत प्राप्त दल जो होगा उसकी गवर्नमेंट बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेगा। राज्यपाल, उसको स्टेट में राज्यपाल होते हैं, है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उसको नियुक्त किया जाएगा, लेकिन वो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है कौन? कौन करता है? राष्ट्रपति।
संसद के किसी एक सदन में, तो संयुक्त बैठक को आहूत करता है, इसका अनुच्छेद बताइएगा किस आर्टिकल में करता है। और संसद की किसी एक सदन में या संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण कर सकता है कौन? राष्ट्रपति कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये करता है। अध्यक्षता ये नहीं करेगा, अध्यक्षता की जहां तक बात है तो अध्यक्षता लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होते हैं जो लोकसभा के स्पीकर, वो करते हैं अध्यक्षता। तो बैठक आहूत करेगा, अभिभाषण कर सकता है, लेकिन अध्यक्षता ये नहीं करता है। तो पहला दूसरा इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते हैं? कौन से विधेयक है? नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक, ये भी राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं हो सकते। कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है, किंतु जिससे भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। वो बताइएगा, संयुक्त बैठक जो आहूत करने की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में दी हुई है? कमेंट करके बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रदान है। और अगला स्टेटमेंट है कि जब दोनों सदन के जो है, जब दोनों सदन सत्र में होते हैं, सत्र चल रहे होते हैं कहने का मतलब, तब राष्ट्रपति को यह शक्ति उपलब्ध नहीं होती है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 143 में नहीं दी हुई, ये गलत दिया है, 123 में दिया हुआ है, आर्टिकल 123 में दिया हुआ है। तो पहला तो गलत हो गया। और जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति उपलब्ध नहीं होती है, यह सही दिया हुआ है। तो केवल दो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 123 के अंतर्गत जो संविधान का अनुच्छेद है 123(1) में, जब संसद 123(1) जो है उसमें कहा गया है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है ना। और यह अध्यादेश उतना ही प्रभावपूर्ण और शक्तिशाली होता है जितना कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून होता है, ठीक है। लेकिन संसद का अगला सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह, ये ध्यान रखिएगा, 6 वीक, 6 सप्ताह पश्चात, 6 सप्ताह पश्चात ये समाप्त हो जाता है। अलग से ये प्रश्न बनता है, कितने दिनों के लिए होता है? सत्र जैसे चलेगा अगला तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब रखता है? जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान करना संभव नहीं हो। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब उसे यह शक्ति प्राप्त नहीं होती है। और राष्ट्रपति जो है इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अपने विवेक पे कोई काम वास्तव में, बस ऑन पेपर जो भी है ठीक है, लेकिन वास्तव में कोई नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। जो मंत्रिपरिषद और मंत्री, उसमें भी प्रधानमंत्री जो है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि उसे प्रधानमंत्री की स्वीकृति, राज्यसभा के सभापति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक अधिनियम नहीं बन सकता कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनेगा जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी। निम्नलिखित में से अशुमेलित युग्म कौन सा है? आपको बताना है। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो, ये 3 इसमें दिए हैं। आत्यांतिक जो वीटो है, आत्यांतिक वीटो वो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति प्रदान नहीं करता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। निलंबनकारी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार करने के स्थान पर विधेयक या इसके किसी भाग को पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। स्पष्ट रूप से मना नहीं किया लेकिन उसका मन नहीं है तो उसको, है ना, निलंबनकारी वीटो, उसको रख दिया, उसने पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया। जेबी वीटो, अनुच्छेद 111 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस करना चाहता है तो विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात वो यथाशीघ्र वापस कर देता है। क्या करता है? यथाशीघ्र वापस कर देता है। तो संविधान में इसके लिए कोई वास्तव में समय सीमा भी नहीं निश्चित की गई है। और भारत में राष्ट्रपति जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग खूब करता है, पॉकेट वीटो भी इसको कहा जाता है, क्योंकि समय सीमा इसमें है नहीं तो उसका नहीं मन है तो कर दिया। तो इनमें से कोई नहीं होगा। असुमेलित पूछा जा रहा था, सभी सुमेलित है यहाँ पर।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में क्षमादान शक्ति प्रदान का प्रयोग कर सकता है। उन मामलों में जिनमें किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानूनों के तहत दंड दिया गया हो, उन सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन मामलों में जिनमें दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। तो कहां कर सकता है? राष्ट्रपति को संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, आर्टिकल 72, तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, दंड को कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है, ऐसे शब्द हैं, कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है, अन्य दंड में बदल सकता है। क्षमा का मतलब क्या है? जैसे अपराधी को सभी दंडों और निर्हरताओं से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन क्षमा प्रदान करने या दंड को कम करने की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति उसमें करता है, वही बात पूछी जा रही है। तो उन मामलों में जिसमें किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानूनों में दंड दिया गया हो, न्यायालय में मृत्युदंड दे दिया गया हो, सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया, सब में राष्ट्रपति है ना, सैनिक प्रमुख भी होता है ना, सुप्रीम पावर तो वही है। वैसे तो थल सेना वायुसेना सबके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन बैठा है? राष्ट्रपति महोदय। अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय सलाह देता भी है, और वह दी गई सलाह को मानने के लिए क्या है, बाध्य है या फिर नहीं है। अनुच्छेद 143 में अगर सलाह उसने दिया उच्चतम न्यायालय ने, तो वो दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मन करेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। उसने तो सलाह लिया था, और सलाह में कोई बाध्यता, ऑब्लिगेशन नहीं होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप आपसे पूछा भाई मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपने बताया अब मेरा मन, मैं मानूंगा कि नहीं मानूंगा, तो ऐसे ही है। राष्ट्रपति को वित्तीय आपात घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है 352, 56, 360 या उपयुक्त सभी के अंतर्गत। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां जो दी गई हैं मुख्य रूप से 352, 356, 360। तो इसमें 352 जो है, इसमें राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। 356 में राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है, तब आपात घोषित होता है। और 360 में तो पहला, यहाँ 52 याद रखिएगा, 52 में यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। और 356 में जो बात की गई है वो कैसे, संवैधानिक तंत्र की विफलता वाले आपात की बात की गई है। और 360 जो है, इसमें वित्तीय आपात की बात की गई है। 360 में यही वित्तीय पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किन पदों को सुशोभित किया? ये प्रश्न ऐसे कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो बीते हुए राष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में। वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। तो वित्त मंत्री तो ये रहे ही हैं, विदेश मंत्री भी प्रणब मुखर्जी रहे हैं। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति भी वो नियुक्त किए गए, राष्ट्रपति भी वो कार्यकाल पूरा किया उन्होंने। लेकिन ये क्या रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं? तो याद कर लीजिए आज ही कि ये रक्षा मंत्री भी रहे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, जो हमारे प्रणब मुखर्जी जी थे, तो वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष सब कुछ रह चुके हैं। चलिए करंट अफेयर के प्रश्न देखते हैं। 9 प्रश्न करंट अफेयर के हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य युग्म का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है? महाराष्ट्र और हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। 1960 की बात है, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। और बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम आया था कब? 1960 में। यह प्रश्न भी अलग से पूछा जाता है कि इनका पुनर्गठन कब किया गया, गुजरात और बॉम्बे का, मतलब इसका महाराष्ट्र का। तो इसी के तहत 1 मई की ये डेट थी, 1 मई। और 1 मई को 1960 में इसको 2 राज्यों को, द्विभाषी राज्य, मतलब भाषा इनकी अलग अलग थी, तो भाषा के आधार पर इसको महाराष्ट्र और इसमें गुजरात में अलग अलग बांट दिया गया था। तो गुजरात जो है 15वां राज्य था, 15वां राज्य था हमारे भारत का। तो गुजरात को भारतीय संघ में 15वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो यही लोग, दोनों राज्य जो हैं, 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? देसी और लुप्त प्राय जो जानवर हैं, फसल हैं, समुद्री और जैविक प्रजाति, उनकी संरक्षण की बात होती है, तो उनके संरक्षण के लिए ये जीन बैंक होते हैं। जीन बैंक प्रोजेक्ट ये चलाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो यही है कि लुप्त प्राय जो जानवर है, फसल है, समुद्री जैविक उत्पाद है, प्रजातियां हैं,
तो उन्हीं को संरक्षित करने की बात होती है। तो ये किसने स्टार्ट किया है? तो पहला राज्य भारत का है ये महाराष्ट्र, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 172 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें आवंटित उसने किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ता है उसको भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा है ना, नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर वेस्ट फ्री सिटीज, किस राज्य, ये किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? ये राज्यों के लिए जो बनाया गया है पूरा मतलब ये संचार ढांचा जो डेवलप किया गया है ये किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? वर्ल्ड बैंक की परियोजना है, या शहरी स्वच्छता योजना है, या ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 है? किसके अंतर्गत किया गया है? तो ये जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत किया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सेमीकॉन जो सम्मेलन है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर जितनी भी डिवाइस है आप यूज करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, इन सब में सेमीकंडक्टर का महत्व है। 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की ये उम्मीद भी भारत रखता है। भारत के पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है, और भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव परियोजनाएं भी, पीएलआई जिनको बोलते हैं, वो भी चला रहा है। 14 प्रमुख क्षेत्रों में $26 बिलियन से अधिक का इसने प्रोत्साहन पेशकश किया है अभी। तो अभी ये सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। तो ये बेंगलुरु में, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 क्षेत्रों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की चर्चा के विकास की सिफारिश की है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसमें सम्मिलित नहीं है? प्रश्न थोड़ा सा अच्छा करिए आप लोग। धर्मेंद्र प्रधान जी इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, तो एनसीएफ जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं, तो उसने मैंडेट डॉक्यूमेंट जारी किया है, और उसमें 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत एनसीएफ यानी कि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, तो इसके विकास को राष्ट्रीय संचालन समिति के द्वारा निर्देशित किया जाता है, और उसके अंतर्गत इन्होंने कुछ विकास की सिफारिश की है। तो उसमें स्कूली शिक्षा की बात की है, बचपन की देखभाल और शिक्षा की बात की है, शिक्षक शिक्षा की भी बात की गई है, और एक बात की गई है वयस्क शिक्षा की। लेकिन उसमें शोध शिक्षा, ये 4 बातें की गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी 4 बात, लेकिन शोध शिक्षा का उसमें कोई जिक्र नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो अध्यक्ष हैं इसके, कभी आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन, जिनकी सिफारिश पर ये पूरा बना है, जिन्होंने जिनके सबसे ज्यादा योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर किसका रहा है तो के कस्तूरी रंगन, इन्हीं की बातें मानी गई हैं इसमें, तो वही इसके अध्यक्ष भी हैं एनसीएफ के। निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने एमएसएमईज के लिए, क्योंकि ये एमएसएमईज के लिए किया है, ओपन फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई इस समय चर्चा में रहता है, हर जगह ये आ ही जाता है। तो ये इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है किस बैंक के द्वारा? एमएसएमई के लिए। तो ये किया है आईसीआई बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए डिजिटल सेवा का उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसने ओपन फॉर ऑल कर दिया है कि अन्य बैंकों के ग्राहक भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ये बात है इसमें। और इसमें इंस्टा ओडी प्लस के की बात भी की गई है, 25 लाख रुपए तक की तत्काल सॉरी और कागज रहित ओवरड्राफ्ट सुविधा को मंजूरी भी इसके अंतर्गत दी गई है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार 26 सितंबर को, और एक बार ये मनाया जाता है 2 मई को। 26 सितंबर और 2 मई। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी खगोलीय संस्थान है, संग्रहालय है, तो वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। टूना मछली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताइए। 2 मई को विश्व स्तर पर विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इस कारण से ये स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक होती है।
क्योंकि ये सारी चीजें अगर बढ़ जाएंगी शरीर में तो समस्या हो जाएगी। अब उत्तर दीजिए। तो 2 मई को विश्व स्तर पर विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। और विश्व टूना, ये टूना मछली होती है, और टूना मछली में ये सारी चीजें खूब पाई जाती है, और इसी कारण से ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। भाई ओमेगा तो 3 और विटामिन B12 ये सब तो अच्छी चीजें है ना। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है, ओवर फिशिंग हुई है, इलीगल फिशिंग हुई है, और इस कारण से जो टूना फिश है, टूना फिश की आबादी में बहुत गिरावट आई है, 97% की गिरावट आई है, और ये चिंता का विषय है ना। तो टूना मछली बहुत ये खाने के लिए प्रसिद्ध मछली है, खाने वाले जानते होंगे, और महत्वपूर्ण स्रोत है, पैक्ड भी उपलब्ध है, डायरेक्ट वैसे भी ओपन मार्केट में भी मिल जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न हम मजदूरों के लिए। 1 मई 2022 को विश्व स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम क्या है? अधिकारी बनने के बाद भी आप मजदूर रहेंगे, सरकार और जनता के। और जो मजदूरी कर रहे हैं, जिनको आप डायरेक्टली मजदूर जानते हैं, वो तो मजदूर घोषित रूप से हैं, बाकी पूरी दुनिया मजदूर है। किसी न किसी की मजदूरी आपको करनी ही है, तभी आपका जीवन चलेगा। 1 मई 2022 को अधिकारी बन के भी मजदूर ही रहते हैं आप, क्योंकि किसी न किसी की तो करनी ही है ना। विश्व स्तर पर मनाए गए, लास्ट में किसी की नहीं करेंगे तो जनता की करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम क्या है? 1 मई को मनाया जाता है, इसको इंटरनेशनल लेबर डे भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसको श्रमिक दिवस भी कहते हैं, इसको मे डे भी कहते हैं, इसको मे डे भी कहते हैं, मई दिवस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मई दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त श्रमिक, यूनाइटेड वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, ये इसकी इस बार की थीम रही है 2022। तो ये रहा आज का सेशन। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करें। कल भी ऐसे ही आपको सेशन मिलेगा, मिलता रोज रहेगा। और ये इस समय की व्यस्तताएं, शादियों की व्यस्तताएं, इस कारण से ये सेशन, क्योंकि ये शादी का भी टाइम 9 बजे ही होता है, आप समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। थैंक यू। और आपकी शादी होगी तब भी मुझे आना ही पड़ेगा। तो किसी स्टूडेंट की शादी है जो अपना सेलेक्ट हो चुके हैं, और आज वो शादी कर रहे हैं, तो उन्होंने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी शादी में मैं आऊँगा, तो ये सेशन आप ऐसे लीजिए। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे, और ऐसे सेशन करेंगे, फिर लाइव भी आएंगे। बाकी आप इस जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो 6307281212 पर मैसेज करके इसको जरूर करिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी को एक नया आयाम देगा। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।